टाइफाइड बहुत पुरानी बीमारी है और एक जरासीम से होती है जिसका नाम ग्राम नेगेटिव रॉड्स और साल्मोनेला टाइफाई पैराटाइफाई और इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। शुरू में इसकी अलामतें होती हैं कि बहुत ज़्यादा नकाहत होती है, जिसमें दर्द कमज़ोरी फ़ील करना शुरू कर देते हैं मरीज़, और 3 से 4 दिन के बाद कमज़ोरी फ़ील करने के बाद आस्ता आस्ता बुखार बढ़ना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान जो साउथ एशिया में वाहद वो मुल्क है जिसमें एक्सटेंडेड ड्रग जो रेजिस्टेंट है वो जरासीम आ गया। जब पेशेंट को बुखार हाई ग्रेड होता है और उसको ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक की, तो कोई आम दवाई उस पर असर अंदाज नहीं होती। पोल्यूशन बहुत बड़ा जो है ना वो कह लें रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से टाइफाइड हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिस्मा इनाया। टाइफाइड तकरीबन 21 मिलियन अफराद को मुतासिर करती है और हर साल 2 लाख अफराद इस बीमारी के हाथों मर जाते हैं। लेकिन इसमें एक अहम जो चीज़ है वो ये है कि अमेरिका और मेक्सिको जैसे ममालिक हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी काबू पा लिया। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मिस्र जैसे ममालिक, इनमें बहुत ज़्यादा टाइफाइड पाया जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं, टाइफाइड होता क्या है? हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मकसूद मौजूद हैं, उनसे मज़ीद इसके बारे में तफसीलात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि टाइफाइड है क्या और हमारे मुल्कों में बढ़ने के या इजाफे होने की क्या बड़ी वजह है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जैसा कि टाइफाइड बहुत पुरानी बीमारी है और एक जरासीम से होती है जिसका नाम ग्राम नेगेटिव रॉड्स और साल्मोनेला टाइफाई पैराटाइफाई और इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। तो ये जरासीम मुख्तलिफ जो है ना वो तरीके से हमारी बॉडी में दाखिल होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन रूट वो ओरोफिकल रूट है और ख़ुराक जो हम खाते हैं उसके ज़रिए हमारी आंत में जाता है। आंत में जाने के बाद वहाँ से ये ब्लड में जाता है और ब्लड में जाने के बाद फिर मुख्तलिफ जो किस्म की पेचीदगियाँ पैदा करता है। तो इसकी जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो जब दाखिल हो जाता है एक दफ़ा ख़ुराक के ज़रिए, तो 10 या 15 दिन के बाद इसकी अलामतें शुरू हो जाती हैं। शुरू में इसकी अलामतें होती हैं कि बहुत ज़्यादा नकाहत होती है, जिसमें दर्द कमज़ोरी फ़ील करना शुरू कर देते हैं मरीज़, और 3 से 4 दिन के बाद कमज़ोरी फ़ील करने के बाद आस्ता आस्ता बुखार बढ़ना शुरू हो जाता है। शुरू में बुखार कम होता है, फिर आस्ता आस्ता 102, 103 पे चला जाता है, और ये बुखार ऐसा होता है जो लगातार रहता है, जो पैनाडोल लेने के बाद भी बेसलाइन को टच नहीं करता, यानी नॉर्मल नहीं होता। तो लगातार इसका बुखार ऊपर ही रहता है। तो 1 हफ़्ते के मरहले के बाद पेट की बीमारियां, पेट की अलामतें शुरू हो जाती हैं, जिसमें पहले कब्ज़ होती है, उसके बाद मोशन लग जाते हैं, उसके बाद जिस्म के ऊपर सुर्ख धब्बे ख़ास तौर पे पेट पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद तीसरे हफ्ते में आंतड़ियों को अंदर ब्लीडिंग शुरू कर सकता है। उसके बाद बाज़ दफ़ा आंतड़ियों की जो है ना वो उसमें सुराख हो जाते हैं। उन सुराख की वजह से पेट में शदीद दर्द, पेरिटोनाइटिस बहुत ख़तरनाक मोहलक बीमारी है, जिसके बाद ऑपरेशन करना पड़ता है, पेट को साफ़ करना पड़ता है। ये तीसरे हफ्ते में हो सकता है। इसके अलावा इसकी पेचीदगियों में बाज़ दफ़ा ये अगर ना ट्रीट किया जाए तो दिल की झिल्ली की सोजिश कर सकता है और गुर्दों की सोजिश कर सकता है, जिसको हम नेफ्राइटिस कहते हैं। सर, यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है तो अर्ली डायग्नोस कैसे किया जाए? वैसे भी आजकल बुखार बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल जब भी बुखार के साथ पेशेंट आता है तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, यानी कोई भी बुखार होगा तो सबसे पहले हम अपने पाकिस्तान की जो एपिडेमिक को मद्देनज़र रखते हुए टाइफाइड ज़रूर सोचेंगे। इसकी अलामतों को अच्छे तरीके से पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे और पेशेंट को जो है ना इसके मुताबिक हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसके मुताबिक ही पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं। ये सबसे कॉमन बुखार की वजह है हमारे सेटअप में। कुछ इतलात आ रही हैं जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो टाइफाइड को तशख़ीस करने के लिए टेस्ट था वो ख़त्म कर दिया गया या बैन कर दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि इस पे
क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा लेमैन लोगों ने डाल दिया था कि हर बीमारी जो है ना वो टाइफाइड है। किसी को पेट का मसला है, जोड़ों का मसला है, दर्दों का मसला है, तो वो सबसे पहले जो टेस्ट कराते थे वो टाइफाइड ही करवाते थे। तो वो टाइफाइड जो है ना वो कन्फर्म करने के लिए जो पहले टेस्ट यूज़ करते थे वो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की टाइटर को चेक करने के लिए टेस्ट होते थे, जिसमें टाइफीडाट था और एक विडाल टेस्ट था। ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते रहे हैं पहले, लेकिन चूँकि ये बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी अगर पॉजिटिव आ गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि अंडरलाइंग जो डिज़ीज़ है वो वाकई टाइफाइड है, या किसी भी बीमारी में पॉजिटिव आ सकते हैं। तो मरीज़ को कोई और बीमारी होती थी तो हमारे जो क्वैक हैं, जो हकीम, नीम हकीम है, और ये मरीज़ को टाइफाइड ट्रीट करना शुरू कर देते थे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गई थी। और इस वक्त पाकिस्तान जो साउथ एशिया में वाहद वो मुल्क है जिसमें एक्सटेंडेड ड्रग जो रेजिस्टेंट है वो जरासीम आ गया, यानी जो ऐसा जरासीम जो तमाम बुनियादी और सानवी यानी सेकंड लाइन तमाम अद्वियात से उसको रेजिस्टेंस डेवलप कर गया है। उस वजह से जब पेशेंट को बुखार हाई ग्रेड होता है और उसको ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक की, तो कोई आम दवाई उस पर असर अंदाज नहीं होती। तो इसको हम एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड कहते हैं। तो ये पाकिस्तान में इस वजह से आया। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने टाइफीडाट और विडाल टेस्ट उस पर पाबंदी लगा दी है। तमाम बड़ी लैब्स आगा खान, शौकत खान और वो सब लैब्स उन्होंने इसको बंद कर दिया। टाइफीडाट अब नहीं होता। इवन सरकारी सेटअप में भी ये टाइफीडाट की अब जो है ना वो ऑब्सोलीट मुतरू कर दिया गया है। अभी जो आपने बात की है कि एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंस होगी, इस को बैन करने के बाद कोई इसमें बेहतरी के चांसेस हैं? जी अभी तो फ़िलहाल जो है ना वो बड़ी लैब्स में इस टेस्ट को रोका गया है, लेकिन लोकल लेवल पे अभी भी बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस पे ट्रीट कर रहे हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा अभी सिग्निफिकेंट XDR इम्प्रूवमेंट नहीं आई। अभी स्टिल वही हमारा जो स्टेटस है वो XDR वाला सेम ही है, पाबंदी से पहले भी बाद में भी। नो डाउट उस पर जो है ना वो इंशाल्लाह अगले 4 से 5 साल में फ़र्क ज़रूर आएगा। अगर ठीक है, हमारे मुल्क में पहले बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, स्मोक हो गई या बाकी सारे, तो इसमें भी पोल्यूशन का बड़ा एक किरदार है। तो वो इस वजह से टाइफाइड बढ़ रहा है पूरे मुल्क में? पोल्यूशन बहुत बड़ा जो है ना वो कह ले रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से टाइफाइड हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है। चूँकि जो स्मोक है वो रिस्पायरेटरी सांस की ज़रिए अंदर जाती हैं जो बीमारियां, उनको बढ़ाता है। लेकिन ये हमारे जो ना ओरल खुराक के ज़रिए जो जाता है, रूट है इसका, तो हमारी चूँकि बाकी जो हाइजीन है वो बहुत पुअर है। ख़ास तौर पे लोग जो हैंड हाइजीन है उस पर बिल्कुल कोई जो है ना फोकस नहीं करते। इसके अलावा हैंड हाइजीन के जो जितने भी पैरामीटर हैं WHO के मुताबिक उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। अगर कोई हैंड वॉश कर भी रहा है आफ्टर वॉशरूम, तो वो भी पूरे तकाज़े पूरे उसको जो है ना वो स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रहा, कि वो जिसकी वजह से वो उसके हाथ को लगे हुए तमाम जरासीम जो है ना वो मर जाएँ। उसका जो WHO है कि कम से कम 40 सेकंड तक आप अपने हाथ को साबुन से रगड़ें, अच्छी तरह झाग पैदा करें, फिर आप वॉश करें। एक तो ये तरीका है इससे बचने का। दूसरा जो सबसे कॉमन इसकी ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसफ़र होता है, ये डेयरी प्रोडक्ट ख़ास तौर पे कुल्फ़ा, आइसक्रीम और पोल्ट्री प्रोडक्ट, इनके ज़रिए ये जो रीहीटेड हम गोश्त वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके ज़रिए ये जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो ओपन रेडियो में जो लोग बैठ के ओपन गंदे नालों के पास जो छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं उनके किनारों पे जब बैठ के खाते हैं, तो वहाँ से ये जरासीम खुराक में दाखिल होते हैं। वो खुराक जो है ना उस और सीवरेज आलूदा पानी उससे बर्तन धोते हैं, उनके ज़रिए हमारे हाथ में जाता है, वहाँ से फिर ये ब्लड में, और फिर ये हमारे टाइफाइड फीवर का बायस बनता है। आपने कुछ प्रिकॉशंस बता दी हैं, बाकी और थोड़ी सी अगर बता दें किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि आगे जाकर मुश्किल हो जाए। हाँ बिल्कुल, इसका जो परहेज़ है वो बहुत ज़रूरी है। इसके दो तरह के बचने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो जैसे अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि हाइजीन अपनी बेहतर कर लें, यानी सफाई सुथराई का ख्याल करें, तो ये कह लें कि 80% प्रिवेंशन है इसकी। उस सफाई सुथराई में दो चीज़ें हैं। एक तो अपनी बॉडी को, अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से क्लीन और नीट साफ़ रखें।
नंबर 2, हम जो खुराक खा रहे हैं वो साफ़ और सुथरी खाएं, अच्छे तरीके से कुक करके खाएं। अपने जो बर्तन है वो साफ़ सुथरे पानी में धोएं, गंदे और आलूदा पानी में उनको ना बिल्कुल धोएं। दूसरा जो तरीका है वो बचने का वो ये है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये खुशकिस्मती है कि साल में एक दफ़ा अगर वैक्सीन लग जाए तो जिन लोगों को बार बार होता है, जो लोग रिस्क पे हैं, तो उनको वैक्सीन फरवरी के महीने में अगर लग जाए, क्योंकि जून और जुलाई के महीने में इसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फरवरी के महीने में वैक्सीन लगवाने वाले लोग इनसे वो पूरे 1 साल के लिए सेफ़ रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमें उन्होंने 2-3 जो चीज़ें हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं और अपने आप को काफ़ी चांसेस रिड्यूस हो सकते हैं, उसमें ये है कि सबसे पहले अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि मुल्क में पोल्यूशन कम होने के चांसेस तो दिखाई नहीं दे रहे। तो ये नेसेसरी है कि आप खुद हाइजीन का ख्याल रखें, तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशंस का बता दिया उन्होंने कि वैक्सीनेशन भी करवाएँ, जिन बीमारियों के हवाले से वैक्सीनेशन मौजूद है खुद भी लगवाएँ, अपने घर वालों को भी लगवाएँ, क्योंकि ये बच्चों को मुतासिर करता है और आपको मौत की तरफ ले जा सकता है। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। आप सबसे मुलाकात हो गई अगली स्टोरी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।